नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 1 सितंबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका सेशन का पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। सेशन का पीडीएफ के लिए आपको बोधा एस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पे जाके आपको मिलेगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं बोधा एस चैनल का टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं हिंदू का। पहला जो आर्टिकल रहेगा वो राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है उससे रिलेटेड रहेगा। उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि मौद्रीकरण किस तरह से सरकार के द्वारा किया गया है और क्यों किया गया है, इस चीज़ों को हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो आर्टिकल रहेगा वो अंटार्कटिक जो क्षेत्र है उसमें चुनौतियाँ से रिलेटेड रहेगा कि इसमें सामने क्या चुनौतियाँ सामने बन के आ रही है। तो चलिए पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल है राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन नीति। इसको जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 6 बिलियन अपनी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, 6 ट्रिलियन संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए, अपने जीडीपी को पहुंचाने के लिए इन्होंने मौद्रीकरण करना चालू किया है। इस मौद्रीकरण को करने का मतलब ये होगा कि सरकार की जो कंपनियां हैं, ठीक है, और सरकार की जो जितने भी आवास है, मान लीजिए कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि रेलवे है, ठीक है, रेल है। रेलवे की बहुत सारा भवन ऐसा होता है कि जो काम का नहीं होता है, पुराना पड़े होते हैं। अब सरकार ये क्या करेगी, इन भवन को, इस बिल्डिंग को किसी प्राइवेट कंपनी को दे देगी। अब ये प्राइवेट कंपनी जो है इसको क्या करेगा, रेस्टोरेंट के रूप में हो सकता है, मॉल के रूप में बना सकती है, या फिर होटल बना सकती है। तो इनके रूप में ये काम कर सकते हैं। सरकार इनसे एक बार ही 25 सालों के लिए, 25 वर्ष के लिए एक बार पैसा ले लेगी टेंडर के रूप में। 25 वर्षों के बाद 25 वर्षों के लिए इनको स्वामित्व इनकी संपत्ति को दे दिया जाएगा। इसके लिए एक बार ही इनको संपत्ति का पैसा का पे करना पड़ेगा, आपको इसके बदले पे करना पड़ेगा। ये जो क्षेत्र होगा ये क्षेत्रीय, सामाजिक क्षेत्रीय में होगा। सामाजिक क्षेत्रों की संपत्ति को ट्रांसफर किया जाएगा। किस चीजों को ट्रांसफर किया जाएगा? इसमें स्वामित्व को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। इसमें स्वामित्व को ट्रांसफर ना करके इसमें सिर्फ आपको टेंडर होगा 25 सालों के लिए। 25 सालों के लिए आप टेंडर करके काम कर सकते हैं। उसके बाद सरकार के द्वारा कहाँ से पैसा लाया जाएगा? तो सरकार के द्वारा कयास लगाया जाता है कि हाईवे के द्वारा, रेलवे के द्वारा, पावर प्लांट जो होता है उसके माध्यम से, टेलीकॉम के माध्यम से, खनन से लाया जा सकता है, वेयर हाउस से लाया जा सकता है, पावर जंक्शन से लाया जा सकता है, स्टेडियम का। देखिए जैसे मान लीजिए कि ओलंपिक का बहुत सारे खेल होता है। ओलंपिक का जो खेल हुआ था उसमें बहुत सारे स्टेडियम को बनाया गया था देश में। अब बहुत सारे स्टेडियम का अब तो कोई काम होता नहीं है। अब ये स्टेडियम क्या है कि ऐसे की ऐसी पड़ी हुई है। अब इस स्टेडियम पे कभी यदि काम भी करवाना होगा, कोई गेम भी करवाना होता है, तो इसको सफ़ा करने में ही बहुत सारे लंबा खर्च पड़ जाते हैं। इसको सफ़ा कराने में, घास को कटवाना, इनको सफ़ा करवाना, इसमें अच्छा खासा पे करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करेगी, अब ये सरकार क्या करेगी, कोई प्राइवेट कंपनी को दे देगी। ये प्राइवेट कंपनी हो सकता है यहाँ पे कोई टूर्नामेंट आयोजित करे। एक तो देश की खिलाड़ी को भी प्रतिस्पर्धा यहाँ पे मिलेगा कि अपने प्रदर्शन को दिखा सकता है, और ख़ास तौर पे ये स्टेडियम है, इस स्टेडियम का भी देख रेख किया जा सकता है, इनकी मेंटेनेंस यहाँ पे किया जा सकता है, और सरकार को इससे पैसा भी हो जाएगा क्योंकि ये संपत्ति तो अभी पड़ी हुई है। तो इस संपत्ति का कोई काम है? कोई काम नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि संपत्तियों को मौद्रीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए मौद्रीकरण क्यों किया जाता है, क्यों करना पड़ा सरकार को। सरकार लगातार, आपने देखा है कि किस तरह से हमारा जीडीपी नीचे जा रहा है, लगातार गिरती जा रही है। अब खासकर राजस्व किस समय में, आपदा के समय में, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। लॉकडाउन के टाइम में पूरे आपदा आई हुई है वर्ल्ड में। यहाँ पे क्या जताया जाता है कि घाटे में चल रही है। कोऑपरेटिव कर जो है वो कटौती की गई है सरकार के द्वारा, उससे राजस्व कम आ रहा है, सरकारी घाटे में वृद्धि हो चुकी है। इन सारे चीज़ों को कम करने के लिए, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, और आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारा जॉब लॉस हुआ है। जॉब लॉस होने के कारण हमने क्या क्या है कि हमारी मांग नहीं है। हमारे यहाँ पे मांग बढ़ाना पड़ेगा। सरकार को यहाँ पे बाजारों में मांग बढ़ाना पड़ेगा। बाजार में मांग बढ़ेगा तब तो क्या होगी, उत्पादन होगा, वस्तुओं को उत्पादन होगा तो फिर क्या होगी, यहाँ पे रोजगार होगा। रोजगार होगा तो जनता के पास क्या चली जाएगी, पैसा जाएगी। तो ये साइकिल जो है, ये साइकिल लर्न करना, चालू करना स्टार्ट हो जाएगा। इन चीज़ों को करने के लिए आपने देखा होगा कि 2020 में सरकार को कितना घाटा हुआ था, सकल घरेलू उत्पाद का 9.4%, और चालू वर्ष में इसका सकल घरेलू उत्पाद का 90%।
आप सके देख सकते हैं कि राजस्व चालू वर्ष में एक आधार वर्ष में चालू वर्ष में 90% घाटा हुआ है, आधार वर्ष में 9.4% का घाटा हमें झेलने के लिए मिला है। तो इसको सुधार करने के लिए सरकार क्या कर रही है, मौद्रीकरण, संपत्ति की अपनी मौद्रीकरण कर रही है, जिसके माध्यम से सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास फंड आए और वो फंड को इन्वेस्ट कर पाए और बाजार में मांग को बढ़ाया जा सके। जब ये संपत्ति को मौद्रीकरण होता है तो सरकार को क्या होगा, गैर कर राजस्व में वृद्धि होगी। गैर कर राजस्व मतलब कर जो आता है उसके अलावा भी सरकार के पास पैसा आएगा। इसमें जो वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद है उसका 5.1% तक आ सकती है, जो 14-15 तक ये क्या था 2.7% था। इसमें भी हमें वृद्धि देखने के लिए मिलेगा कि गैर कर राजस्व में सरकार की वृद्धि होगी। और संपत्ति का क्या होगा, निजी प्रबंधन होगा। उसमें भले उनको 25 वर्षों के लिए सीमित अवधि के लिए किया जाएगा, लेकिन संसाधनों का उपयोग से दक्षता होगी। अब मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का रिपेयरिंग करवाना टाइम पे, इसकी कलर करवाना, इसकी बिल्डिंग की भी वैल्यू बढ़ती है। इस बिल्डिंग को भी वैल्यू बढ़ने में, कोई स्टेडियम का वैल्यू बढ़ने में काम आएगा, नहीं तो सरकार वहाँ पे रखे रह जाएगी उस बिल्डिंग को। ठीक है। उसके बाद बताया जाता है कि इस विशेषता में राष्ट्रीय मौद्रीकरण की मुख्य विशेषता, इसमें मौद्रीकरण की विशेषता में क्या होगी कि संपत्ति को आप देख सकते हैं कि किस संपत्ति को सरकार ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे रही है। सड़क को दे रही है, सड़क को टोल के लिए दे सकती है, कोयला खनन के लिए दे सकती है, रेलवे को दे सकती है, हवाई अड्डे को दे सकती है, बंदरगाह को दे सकती है, दूरसंचार को सरकार दे सकती है, संपत्ति को मौद्रीकरण कर सकती है। बिजली का जो प्रोपोर्शन है, बिजली का जो देख रेख है उसके लिए किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, एक बार सरकार के द्वारा भुगतान लिया जाएगा, उसका विनिमय किया जाएगा। अब सरकार के पास इस जो अंतराल है, ये जो संपत्ति है, इसके द्वारा सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी को देके अपने पास फंड इकट्ठा करेगी। फंड इकट्ठा करके सरकार ऐसे क्षेत्रों में लगाने की कोशिश करेगी जिससे कि इन क्षेत्रों में क्या हो सके, इन्वेस्टमेंट निवेश किया जा सके। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने पे फोकस करेगी। अब देखिए इसका जो उपयोग है, जो संपत्ति है उसका उपयोग कम हो रहा है, अभी के टाइम में कब हो पा रहा है, उसी संपत्ति पे सरकार फोकस कर रही है। ऐसा नहीं है कि सभी संपत्ति को सरकार मौद्रीकरण कर रही है, नहीं, वैसे संपत्ति को मौद्रीकरण करेगी जिसका उपयोग कम से कम हो रहा है। हमने एडिटोरियल डिस्कशन को स्टार्टिंग में ही हमने बताया था। अब ये जो किया जाएगा किस माध्यम से किया जाएगा, तो पब्लिक निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाएगा। पब्लिक निजी भागीदारी के माध्यम से करने में इसके ट्रस्ट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, समस्या आ सकती है। समस्या क्या हो सकती है, चुनौतियाँ क्या आ सकती है। पहला जो चुनौतियाँ हम देखने की कोशिश करते हैं, पहला ये होगा कि जब हम प्राइवेट कंपनी को हमने 25 सालों के लिए दे दिया, लेकिन अब ये सड़क है, जैसे ये राजमार्ग है, इस पर टोल इकट्ठा करना है। एक तो बड़ी से इकट्ठा करने के लिए हमने रेट बांध दिया है कि 25 रुपये से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अब ये कंपनी के पास ज़्यादा क्या नहीं होगी, चार्ज करने का ज़्यादा इनके पास स्वतंत्रता नहीं होगा। स्वतंत्रता नहीं होगा तो ये कंपनी नहीं चाहेगी कि हम यहाँ पे आए। और दूसरी चीज़, यदि मान लीजिए कि कोई संपत्ति है, यहाँ पे सर निवेश, तो प्राइवेट कंपनी को पता है कि 25 सालों के बाद वो संपत्ति फिर से सरकार को हो जाएगा, तो ये नहीं चाहेगी कि हम इसमें फिर से ज़्यादा निवेश करें। निजी निवेश को प्रोत्साहन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो चाहेंगे कि इसमें निवेश नहीं हो करे, क्योंकि उनको पता है कि संपत्ति तो मेरा रहेगा नहीं, संपत्ति मेरा नहीं रहेगा तो मैं इसमें निवेश नहीं करूँगा। दूसरी बात कि इस पे जो दर है, मतलब इसमें निवेश करने के लिए उनको जो बैंक से दर मिलेगा, कर्ज मिलेगा, इन कर्ज के लिए भी उनको उच्च ब्याज दरों पे मिलता है। उधार जो है उनकी जो दर होगी वो ऊंचे दर पे मिलेगा, ये नहीं कि इस पे निवेश करने के लिए दर में कमी आएगी। तो इससे भी प्राइवेट कंपनी कम आ सकती है, इसमें इंटरेस्ट ले सकती है। उसके बाद है निगरानी करना मुश्किल होगा। इसका जो योजना का परिचालन है उसकी निगरानी करने में भी चुनौतियां आ सकती है, उसमें देखरेख के लिए। अब निष्कर्ष में राइटर के द्वारा यह बताया जाता है कि ये जो निगरानी करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, परिसंपत्ति मौद्रीकरण निगरानी प्राधिकरण को बनाने की जरूरत है, जिसके माध्यम से, इसके बनाने के माध्यम से सरकार को क्या मिले, सरकार को एक निगरानी करने के लिए फ्रेमवर्क मिल जाए, यहाँ से इसको किया जाए। जैसे सरकार बोली लगाएगी, सरकार बोली कि मैं बोली के माध्यम से दूंगा, तो बोली में भी पारदर्शिता आ सके, उत्तरदायित्व बन सके, ये सारी चीज़ों को करने की जरूरत है। और उचित रूप से इसको प्रक्रिया को एक स्वतंत्र प्रक्रिया निगरानी के तहत इस मामले को करने की जरूरत है। तो आपने देखा कि सरकार किस तरह से अपनी संपत्ति को, वैसा संपत्ति जो संपत्ति काम में नहीं है, जिसका संपत्ति का उपयोग नहीं किया जा रहा है, उस संपत्ति को सरकार लीज पे देगी 25 वर्षों के लिए। वहां से पैसा सरकार लेगी और सरकार पैसा ला के कहाँ पे जमा करेगी, सरकार निवेश करेगी कहाँ पे, सामाजिक भलाई के लिए। अब देखिए एक क्वेश्चन उठता है, आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे क्या सरकार इसको प्राइवेट कर रही है, क्या सरकार इसको निजीकरण कर रही है, तो क्वेश्चन उठता है नहीं, सरकार निजीकरण इसको नहीं कर रही है, सरकार 25 वर्षों के लिए दे रही है।
सरकार निजीकरण करती तो बहुत सारे पार्टी है जो सामने आ जाती कि सरकार ने सारी चीज़ें बेच लिया, लेकिन सरकार ने निजीकरण नहीं कर रहे। उपयोगी जो वस्तु है, उपयोगी जो चीज़ें हैं उसको भी नहीं कर रहे, उसी चीज़ को सरकार यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और लीज पे देगी जिस वस्तु का उपयोग कर नहीं हो पा रहा है। तो इस आर्टिकल को हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल कौन सा है। दूसरा आर्टिकल अंटार्कटिक क्षेत्र में चुनौती से रिलेटेड है। इसको जीएस पेपर 2 के अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ अंटार्कटिक क्षेत्र में तनाव बढ़ते जा रहा है। इस तनाव को बढ़ने से पहले हम इस क्षेत्र का थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। इस क्षेत्र का ये देखिए, अंटार्कटिक जो रीजन है, क्षेत्र है, ये क्षेत्र ये है, ये नॉर्थ पोल के अंदर आता है। इसमें यूएसए है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रसिया, ये 8 कंट्री इसका भाग है। इस 8 कंट्री के यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए, बात होता है कि ये क्षेत्र आपने देखा होगा कि शीत युद्ध के समय यूएसए, अमेरिका और रसिया के बीच में यहाँ पे कंफ्लिक्ट चल रहा था। अमेरिका और रसिया इस क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र को कब्जा करना चाहता था, क्योंकि उनको हो रहा था कि इन क्षेत्र के माध्यम से कहीं इस पे अटैक ना हो जाए। रसिया को होता था कि रूस पे अटैक ना हो जाए और यूएसए को होता था कि रसिया हम पे अटैक ना कर दे। ये कहीं ना कहीं इसके लिए यहाँ पे कब्जे करने की होड़ चल रही थी। लेकिन ये होड़ कब बंद हो गया? शीत युद्ध के समाप्त होते ही, शीत युद्ध को समाप्त होते ही इस पे यहाँ पे शांति बन चुका था। लेकिन 2007 में यहाँ पे फिर से कंफ्लिक्ट चालू हो गया। 2007 में यहाँ पे कंफ्लिक्ट ये हो गया कि जो खोज करते हैं रसिया में, खोज करने वाले हैं, इन्होंने क्या किया, अंटार्कटिक क्षेत्र के उत्तरी जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पे 420 मीटर जो नीचे तल है, वहां पे जाके इन्होंने अपना झंडा लहरा दिया। झंडा लहराने के बाद इन्होंने अपना क्षेत्र कब्जा कर लिया। बोला कि ये आपने इन्होंने झंडा गाड़ दिया। यहीं पे कनाडा का जो विदेश मंत्री है, उनका स्टेटमेंट आया था कि अब ऐसा टाइम नहीं है कि आप झंडा अपना गाड़ दिए तो ये आपका हो जाएगा। जैसे मान लेते कि ये आपका प्रॉपर्टी है, मैं आपके खेत में गया, झंडा लगा दिया कि आप फसल मेरा हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि ऐसा अब समय नहीं है, इन चीज़ों को नहीं किया जा सकता। फिर से इस क्षेत्रों में 2007 के बाद 2014 में एक बार फिर से तनाव देखने के लिए मिला। इस तनाव में रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के बीच में जो पश्चिमी देश है, कहीं ना कहीं इसका विश्वास और इनकी जो स्थिरता है, इनकी जो जगह है, अस्थायित्व, इस पे कहीं ना कहीं हितधारकों को चिंता पैदा होना स्टार्ट हो गया इन क्षेत्रों में। उसके बाद है बेरेंट सागर। ये देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा, बेरेंट सागर के माध्यम से रूस को होता है कि कहीं इनके ऊपर यहाँ से क्या ना हो जाए, आक्रमण ना हो जाए। इनके ऊपर आक्रमण होने का यहाँ पे खतरा इनके द्वारा जताया जाता है। आप देख सकते हैं बेरेंट सागर यहाँ पे है, इसकी मैप आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इनको खतरा के महसूस के लिए ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम सुरक्षा मौजूद करें। सुरक्षा मौजूद करने के लिए क्या करते हैं? एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी करके क्या करते हैं कि बार बार ये नियम तोड़ते हैं और अपनी पनडुब्बी को यहाँ पे अपने सागर में रखते हैं पनडुब्बी को, अपनी नौसेना को हर वक्त मजबूत रखते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हलचल होती है और सामने जो दूसरे देश है उनकी यहाँ पे समस्या सामने उभर होकर आती है। लेकिन उनका कहना है कि हम अपने सीमाओं को सील करने के लिए, सीमाओं को मजबूत करने के लिए ये एक्टिविटी करते हैं। ये बार बार नियम तोड़ते हुए दिखे गए हैं, जिससे कि ये यहाँ इनके जो आसपास के हितधारक देश है, इन देशों में अविश्वास जताई जाती है। खासकर पश्चिमी रूस के बीच में इसको लेके संभावना कमजोर होता जाता है। किसके बीच में? रूस के बीच में और पश्चिमी देशों के बीच में इसको देखने के लिए हमें मिलता है। अब देखिए, इस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समस्या हम देखते हैं कि पर्यावरण के रूप में क्या समस्या आती है। पारिस्थितिकी आयाम में इसमें जो समस्या आती है, सबसे बड़ी समस्या है कि आपने देखा होगा कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण जो अमेरिका है, वहाँ पे क्या देखने के लिए मिला था? गर्मी का असर देखने के लिए हमें मिला था। यहाँ पे आग की जगह बन गई थी, सबसे ज़्यादा 45 या 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था यहाँ पे। तो ये आपने देखा, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण ही द वर्ल्ड क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2014 से लगातार अंटार्कटिक जो क्षेत्र है वो दूसरे ग्रह के अपेक्षा तुलना में ज़्यादा गर्म हो रही है, दोगुना से गर्म हो रही है। दोगुना से यहाँ पे गर्म हो रही है। कौन सा क्षेत्र? अंटार्कटिक क्षेत्र। इससे कयास लगाया जाता है कि 1 दशक के भीतर अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ से लुप्त हो जाएगा। यहाँ पे बर्फ पूरा बर्फ की पहाड़ होती है, पूरा बर्फ ढका होता है। जब यहाँ पे बर्फ भर जाएगी पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? बर्फ से खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बर्फ मुक्त ग्रीष्म काल हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये गर्मी के कारण क्यों होती है? समुद्र में गर्मी के कारण, जिससे कि हमें बर्फ मुक्त समुद्र देखने के लिए मिलेगा इन क्षेत्र में, इन रीजन में। उसके बाद अंटार्कटिक की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उससे भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को प्रभावित होगा।
कहीं दुनिया में भी प्राकृतिक आपदा को असर देखने के लिए पड़ेगा, देखने के लिए मिलेगा। अब सवाल उठता है कि बर्फ जब यहाँ से पिघल जाएगी तो इसके अंदर बहुत सारे संसाधन है। बहुत सारे संसाधन होने के कारण सारा दुनिया का नज़र यहाँ पे है। अब सारा दुनिया का नज़र यहाँ पे है और चाइना का नज़र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चीन का भी नज़र यहाँ पे है। पहले तो चीन अपने आप को मानता है कि ये नियर बाय ऑस्ट्रेलिया है, नियर बाय अंटार्कटिका का ये नियर बाय स्टेट है, यहाँ पे नज़दीक माना जाता है। तो उसके कारण हम यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा मैप। अब देखिए चाइना का जो अभी मैप है, चीन का जो व्यापार होने का मैप है, इस रास्ते से व्यापार होता है। मलक्का जो है, स्टेट ऑफ मलक्का, इसके होते हुए जाएगा। यहाँ पे यूएसए का है। अब ये चाहता है कि यदि यूएसए और चीन के बीच में कहीं भी कंफ्लिक्ट होता है, कहीं भी टकराव होती है, तो ये इनको चौक कर दिया जाएगा इस क्षेत्र को। यदि इस क्षेत्र को चौक किया जाएगा तो इनकी जो व्यापार है वो तो बाधित हो जाएगी, इनकी व्यापार बाधित होगा। इसलिए चाइना चाहता है कि ये कहीं ना कहीं एक दो ऑप्शन खोल के रखे। एक तो इन्होंने यहाँ पे आप देखेंगे ग्वादर में पोर्ट डेवलप किया है कि इस पोर्ट के रास्ते, इस पोर्ट के माध्यम से, ये देखिए भारत का पार्ट है, इस पोर्ट के माध्यम से हम चाइना में जाएंगे, इस पोर्ट के माध्यम से हम चाइना में जा सकते हैं। तो एक दूसरा ये चाहता है कि जब यहाँ पे बर्फ खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे समुद्री रास्ता बन के आएगा। तो अंटार्कटिका के क्षेत्र से इस होते हुए, यहाँ से होते हुए रसिया को होते हुए इस क्षेत्र से ये कहाँ पे चले जाएंगे, चीन में चले जाएंगे। तो यहाँ से भी ये डेवलप एक मार्ग खोजने की कोशिश करें। तो चीन चाहता है कि कहीं ना कहीं व्यापार के लिए इनको मार्ग मिल सके, एक नहीं दो तीन मार्ग में पे ये काम करे, क्योंकि आने वाले टाइम में यदि इनको अमेरिका के साथ टकराव होता है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इस टकराव को ख़त्म कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमने देखा, मलक्का के माध्यम से जाना चाहते थे, इस पे यहाँ पे जुड़ी हुई है। अब इसमें जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, 1 मिनट, अंटार्कटिक जो रीजन है, अंटार्कटिक रीजन का जो सदस्य है, इसका जो संसाधन है, इन संसाधन को उपयोग करने के लिए आठ जो कंट्री है, 8 जो देश है, वो सीधा स्पेस संसाधन पे पहुंच है इनका। वो जो देश है, यूएसए है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन के बाद फिनलैंड है और रसिया है। ये जो देश है सीधा कहाँ पे इनके संसाधनों पे पहुंच बना सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ पर्यवेक्षक कंट्री भी है। पर्यवेक्षक कंट्री के तौर पे कौन सा है? क्या भारत पर्यवेक्षक कंट्री के तौर पे है? जी हाँ, भारत भी इसका सदस्य है। पर्यवेक्षक कंट्री के तौर पे यहाँ पे हम देख सकते हैं चीन है, जापान है, जापान, भारत, इटली, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर। ऐसे देखिए टोटल मिला के तो 14 होता है, लेकिन यहाँ पे 13 दिया हुआ है तो बाई मिस्टेक हो गया होगा। 8 कंट्री यहाँ पे है जो जिसका सीधा संसाधन तक पहुँच है, और कुछ इसका 6 जो है वो पर्यवेक्षक कंट्री है जो परिषद के पर्यवेक्षक सदस्य है। चीन, जापान, भारत, इटली और दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ये सीधा इनमें पर्यवेक्षक के तौर पे काम करते हैं। उसके साथ साथ राइटर के द्वारा बताया जाता है कि इन क्षेत्र में क्या करने की जरूरत है। आगे की राह में बताया जाता है कि इस क्षेत्र को शांति बनाए रखना चाहिए। इससे सैन्य और आर्थिक जो गतिविधि है इसको खत्म करने की जरूरत है। और यहाँ पे प्राथमिकता किसको देना चाहिए? पर्यावरणीय चुनौती को प्राथमिकता देना चाहिए, ना कि आप यहाँ पे आर्थिक जो एक्टिविटी है, संसाधनों को दोहन करने पे और या फिर आप सैन्य को यहाँ पे इकट्ठा करने पे दे। यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सहयोग की जरूरत है। आप सभी जो एक्टिविटी करने वाले हैं देश हैं उनको सहयोग की ज़रूरत है। यहाँ पे सहयोग करके इनकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी प्रतिकूल किया जाए और इस क्षेत्र में शांति किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे यदि पारिस्थितिकी तंत्र पे कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे आपातकाल होती है, कहीं पे कुछ तो आपदा आएगी, तो पूरे देश को, इसका पूरे विश्व को झेलने के लिए मिलेगा। हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। उससे पहले कि बोधायस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बोधायस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।